हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी? सर बहुत अच्छी, बस अच्छी ही चलनी चाहिए। चलिए आज के टॉपिक पे ध्यान दीजिए। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऐसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जहां पर सप्लायर बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, रिसिपिएंट खुद जीएसटी कैलकुलेट करेगा और गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। और अगर रिसिपिएंट एलिजिबल है तो वो उस टैक्स का आईटीसी भी ले सकता है। चलिए अब यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं। रिवर्स चार्ज की लिस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार एग्जामिशन चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना, ताकि दोनों का लिंक आपको प्रॉपर समझ आए। पहली नोटिफाइड सर्विस जहां पर रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, इंश्योरेंस एजेंट। आई थिंक इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो आप बताइए आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या रिसीव होगा? सर एजेंट को कमीशन मिलता है। अगर एजेंट पॉलिसी बेचता है या प्रीमियम कलेक्ट करता है तो यस, तो उस कमीशन पर इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। एजेंट को इनवॉइस बना के जीएसटी चार्ज करने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में, एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एजेंसी सर्विसेज देता है तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी कमीशन अमाउंट पे खुद से रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देंगे। बस पहला पॉइंट इतना ही है। इंश्योरेंस एजेंट हो गया सप्लायर, इंश्योरेंस कंपनी हो गया रिसिपिएंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16। ये भी बहुत सिंपल है, डायरेक्टर और कंपनी की बात करनी है। अच्छा आप बताइए, डायरेक्टर कंपनी को प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज देता है कि नहीं देता? यस सर देता है। हाँ, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में अगर है तो सैलरी भी लेता है, लेकिन आपको पहले से पता है सैलरी तो नेगेटिव लिस्ट में है, उस पर तो जीएसटी नहीं है, तो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं। अदर देन सैलरी, डायरेक्टर को अगर कंपनी, कोई भी डायरेक्टर को अगर कंपनी से प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रोफेशनल नेचर के पेमेंट मिलते हैं, तो आपको पता है डायरेक्टर कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज देता है इसलिए मिलते हैं। लेकिन सप्लायर यहां डायरेक्टर जरूर है, लेकिन डायरेक्टर बिल बनाकर जीएसटी चार्ज उसमें नहीं करेगा। कंपनी जो भी डायरेक्टर को पे करेगा उस पर कंपनी ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। ये पॉइंट इतना ही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 6 ले लीजिए। कोई भी सर्विस अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट दे रहा है, पहला सवाल आपका, सर कौन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। एज एन इंडिविजुअल मैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हूं तब तो ठीक है, बट मेरे को एक बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी या फर्म नहीं होना है, एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना पड़ेगा। किसको सर्विस दे रहा है वो? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी को। सर अब जाके हमको आया समझ में कि एक बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के थ्रू अगर सेल करते हैं या बेचते हैं या देते हैं सर्विसेज, तो उस केस में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो भी बैंक या एनबीएफसी से चार्ज लेता है उस पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बिल बनाकर जीएसटी उसमें चार्ज नहीं करेगा। बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को ही उसके चार्जेस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिंपल वर्ड में, आप किसी बैंक एनबीएफसी में बन जाइए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, आपको जो भी चार्ज बैंक एनबीएफसी देगा उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स बैंक और एनबीएफसी ही पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रिकवरी एजेंट सर्विसेज। सर रिकवरी एजेंट कैसे होते हैं? वसूली भाई, गोलमाल मूवी अगर आपको याद है तो। चलिए, तो आप एक रिकवरी एजेंट हो, आप कौन हो? एक वसूली भाई हो। किसके लिए वसूली करते हैं? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के लिए। तो उस केस में आपको जो भी वसूली के करने के बाद जो भी चार्जेस मिलेंगे, कमीशन मिलेगा, उस पर टैक्स वसूली भाई, मतलब आपको बिल बनाकर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जो बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे उस अमाउंट पर जो भी आपको पे करेंगे। तो ये हो गया रिकवरी एजेंट। नेक्स्ट देते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज। आप देखो बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो शॉर्ट में सुन लो। बैंकों को रिमोट एरिया में छोटे मोटे काम करवाने अगर, तो उन लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है बिजनेस फैसिलिटेटर को। बदले में बिजनेस फैसिलिटेटर चार्जेस लेते हैं बैंक से, बस इतना जान लीजिए हो जाएगा। तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी यहां नहीं कहा, ध्यान देना इस बात पे। बैंकिंग कंपनी को अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देते हैं, उस केस में बैंकिंग कंपनी जो चार्जेस उनको पे करेगी उस पर रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान देना, कोई भी सर्विस अगर एक एजेंट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे रहा है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। सर अब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन होता है? बैंकिंग कंपनी का एक एक्सटेंशन होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर तो बहुत छोटा हो गया, जो बैंक के एकदम माइन्यूट जैसे छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं वो होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। करेस्पॉन्डेंट ऑलमोस्ट बैंक की तरह काम करते हैं बट नॉट एग्जैक्टली बैंक, बैंक से थोड़ा कम, जैसे स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ये सब काम करते हैं। अगेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के लिए काम करते हैं, अग्री, लेकिन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को भी ये काम करने के लिए हेल्प चाहिए एजेंट की। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स की हेल्प से काम करते हैं और एजेंट को कोई पेमेंट करते हैं, उस पर रिवर्स चार्ज में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को टैक्स पे करना है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 है सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस। बहुत सिंपल है, मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज है, आपको मुझसे बोरो करनी है तो मैं आपको लैंड कर दूंगा, लेकिन बदले में मैं आपसे लूंगा लैंडिंग चार्ज फी। लैंडिंग फीस में जीएसटी आता है, लेकिन वो लैंडिंग फीस पे जीएसटी लेंडर को नहीं पे करना, अपने इनवॉइस के अंदर रिसिपिएंट जो बोरोवर है वो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा। और याद रखना ये जो पूरा लेंडिंग अरेंजमेंट है ये अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 ध्यान देना, लीगल सर्विसेज।
कौन देता है लीगल सर्विसेज? आपको अच्छे से पता है, एडवोकेट वगैरह। तो एडवोकेट वगैरह जो लोग लीगल सर्विस देते हैं, वहां पर एडवोकेट वगैरह बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे अपने चार्जेस पर। जो रिसिपिएंट उनकी सर्विसेज लेगा वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। रिसिपिएंट कौन दिखा देता हूं, एप्लीकेंट, पिटिशनर, लिटिगेंट, जो नाम से कह दो आप, ये लोग होते हैं। अच्छा, एडवोकेट में भी स्टार मारा हुआ, तो एडवोकेट में एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फर्म ऑफ एडवोकेट, सब चलेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आइए, पॉइंट नंबर 12। एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विस हो, देखो एक स्टार मारा हुआ जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, उसको पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। कोई भी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी, लोकल अथॉरिटी, शॉर्ट में कहूं तो गवर्नमेंट दे रही है, ध्यान देना, सप्लायर सर्विस देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाला अगर बिजनेस एंटिटी है तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में, मैं गवर्नमेंट हूं, आप बिजनेस एंटिटी है, अगर आप मेरी कोई भी सर्विस देंगे, अगर वो सर्विस टैक्सेबल है तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन का, कौन सी सर्विस यहां से एक्सक्लूडेड है इस पॉइंट नंबर 12 से? पहला, नंबर 1, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा तो ये जो पॉइंट नंबर 12 मैंने अभी पढ़ा है ये अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसके लिए लॉ ने अलग से पॉइंट नंबर 13 बनाया, वो अप्लाई करेगा, उसको हम अभी पढ़ेंगे, रुक जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए पहले, सर्विसेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, 3 सर्विसेज पॉइंट नंबर 12 से एक्सक्लूडेड। अब आप पूछेंगे क्यों? इन तीनों सर्विसेज में गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा। फिर से सुन लो, पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, एयरक्राफ्ट रिलेशन में जो गवर्नमेंट सर्विस देता है, कहां से देता है मैं बता देता हूं, सप्लायर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, वो लोग होते हैं सप्लायर जो एयरलाइन कंपनी या वेसल की कंपनियों को, शिपिंग कंपनियों को कई टाइप की सर्विसेज देते हैं एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेशन में, तो उनकी सर्विसेज, या फिर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज। इसमें गवर्नमेंट की बॉडी कौन सी है? जैसे इंडियन रेलवे। तो गवर्नमेंट के ये जो 3 बॉडी है, पैट, आप पैट याद कर लो, पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज, ए का मतलब एयरक्राफ्ट वेसल के रिलेशन में गवर्नमेंट की बॉडी जो सर्विस देती है, और टी का मतलब ट्रांसपोर्ट के रिलेशन में जो गवर्नमेंट की बॉडी सर्विसेज देती है। इन सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज है ही नहीं। अगर ये सर्विसेज टैक्सेबल है तो इन पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा। अभी के लिए लिख देता हूं, पैट पर है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम। तो आई होप ये पॉइंट पूरा समझा कि कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को देगी तो वो सर्विस अगर टैक्सेबल है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगी। 4 सर्विसेज इस पॉइंट से बाहर है। पहली, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके लिए अलग से एक पॉइंट है, और 3 और सर्विसेज जिस पे फॉरवर्ड चार्ज है, पैट, पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस, एयरक्राफ्ट वेसल के रिलेशन में सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। आइए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट सप्लायर है तब अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर सर्विसेज टैक्सेबल है। फिर एक बार, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने आपको रेंट पे दी, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो उस रेंट पे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 14, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। मेरे पास कोई रहने की जगह और उसे मैंने आपको रेंट पे दी। मैं कौन हूं? मैं कोई भी हो सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कौन हो? आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, तब उस केस में आप ही को रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। सिंपल वर्ड में, सप्लायर रेंट पर अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है, रिसिपेंट जो ले रहा है सर्विस वो है एक रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको रिवर्स चार्ज पे उस रेंट पे टैक्स पे करना होगा अगर वो सर्विस टैक्सेबल है तो। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 15 में पूरा फोकस करना, ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, मतलब ओरिजिनल वर्क। अब ध्यान से समझना, ओरिजिनल वर्क किसका होता है? पहले ये समझो, सप्लायर का ओरिजिनल वर्क होता है। सप्लायर कौन है? ध्यान दो, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, मतलब जिसने ये काम रियल में खुद से किया है, हम वो उस सप्लायर की बात कर रहे हैं। जैसे कोई किताब मैं लिख रहा हूं तो मैं होना चाहिए सप्लायर, ऑथर होना पड़ेगा सप्लायर। समझ गए आप? ओरिजिनल वर्क जिसका होता है, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये लोग होंगे यहां सप्लायर। ये लोग अपने जो कंटेंट है उसका कॉपीराइट अगर यूज करने का कॉपीराइट किसी को देंगे। रिसिपेंट कौन? देखो, पब्लिशर हो सकता है, म्यूजिक कंपनी हो सकता है, प्रोड्यूसर वगैरह हो सकता है, और मतलब इस तरह के लोग होते हैं रिसिपेंट। इस केस में रिसिपेंट रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा। शॉर्ट में बोलूं तो मैं एक बुक का ऑथर हूं, मैंने किताब लिखी, उसका कॉपीराइट मैंने किसी को यूज करने के लिए दिया, और वो कौन होता है? नॉर्मली पब्लिशर। तो उस केस में जो मेरे को कॉपीराइट फीस मिलेगी उस पर पब्लिशर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट याद रखना, ओरिजिनल वर्क सप्लायर का ही होना होगा। ऐसा नहीं कि मेरा ओरिजिनल वर्क है, मैं आपको ऑलरेडी पूरा कंटेंट का राइट ही बेच चुका हूं, कॉपीराइट पूरे हमेशा के लिए बेच चुका हूं, और आपका ओरिजिनल वर्क तो है नहीं, आपने किसी को अगर यूज करने दिया तो आप पर रिवर्स चार्ज, आपके केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। अगर मैं ऑथर हूं और मेरा कंटेंट है और मैं अगर आपको उसका कॉपीराइट देता हूं यूज करने के लिए, बदले में आप मुझे पैसे देते हैं, उस पर आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना, ये ऐसा है।
अब आगे नोट पे ध्यान देना, स्टार मार लो, इंपॉर्टेंट है। नोट कहता है अगर मैं एक ऑथर हूं, सिर्फ ऑथर की बात कर रहा है नोट, इसका मतलब म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट के लिए ये नोट नहीं है। सिर्फ एक ऑथर मतलब किताब लिखने वाले ऑथर्स के लिए लॉ ने एक ऑप्शन दिया है कि वो लोग चूज कर सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना। मतलब मैं अगर कोई कंटेंट लिखता हूं और मैं ऑथर हूं, तो मैं चाहूं तो पब्लिशर को जब अपना राइट दूंगा यूज करने के लिए, उस केस में जीएसटी में बिल में चार्ज कर सकता हूं, मेरे को ऐसा ऑप्शन लॉ दे रहा है। कंडीशन देखिए क्या, नंबर 1 मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा इसके लिए, तो ये तो लॉजिकल भी है। और एक कंडीशन में बताया तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता आने वाले 1 साल तक इस ऑप्शन को लेने के बाद। मतलब ये ऑप्शन अगर मैंने आज चूज कर लिया तो आने वाले 1 साल तक मुझे इसी ऑप्शन में लेना पड़ेगा, रहना होगा। अब और 2 कंडीशन देखो, मुझे डिक्लेरेशन देना होगा कि ये मैं ऑप्शन लेना चाहता हूं, और लास्ट मुझे अपने इनवॉइसेज में भी डिक्लेरेशन देना होगा कि मैंने ऐसा ऑप्शन चूज किया है। शॉर्ट में बोलूं तो अगर मैं एक ऑथर हूं तो मैं चाहूं तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने की लायबिलिटी अपने ऊपर ले सकता हूं, रिवर्स चार्ज सामने वाले पर नहीं आएगा। उसके लिए मुझे 4 कंडीशन मेट करनी है। मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मैं ये ऑप्शन जिस दिन लूंगा वहां से 1 साल तक मैं इस ऑप्शन को विड्रॉ नहीं करूंगा, और 2 और कंडीशन, दोनों डिक्लेरेशन को लेकर। अगर ये ऑप्शन मैं लेना चाहता हूं तो मुझे डिक्लेरेशन देना होगा गवर्नमेंट को, और लास्ट मेरे इनवॉइसेस पे भी मुझे डिक्लेरेशन देना होगा। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 15 खत्म, इतना ही है। अब आप आ जाइए सीधा पॉइंट नंबर 2 में। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन देता है? जीटीए दे रहा है। कैसे? बाय रोड जो कंसाइनमेंट नोट भी इश्यू करते हैं। देखो ध्यान से देखो, जीटीए वो जो रोड के थ्रू गुड्स नोट ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में कंसाइनमेंट नोट देता है, वैसा जीटीए सप्लायर है। बट एक्सेप्शन है इसका। क्या एक्सेप्शन है? अगर जीटीए पहले से ही रजिस्टर्ड है एंड फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स खुद पे कर रहा है, उस जीटीए को छोड़ दो। सर ये तो और सिंपल कर दिया, सारा जीटीए चलेगा, खाली फॉरवर्ड चार्ज में जो जीटीए खुद टैक्स पे करे उनको छोड़कर। रिसिपिएंट कौन? सबसे ध्यान देने की जरूरत है यहां, कोई भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई फैक्ट्री, सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने रेलेवेंट लॉ में रजिस्टर्ड है, उनको रिसिपिएंट अगर वो है तो उनको जीटीए सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, नंबर बी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी लॉ में एस्टेब्लिश्ड है, तो शॉर्ट में बोले तो कंपनियां कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है और वो लोगों ने अगर जीटीए सर्विसेज लिया तो उनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट देखो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म चाहे अपने रेलेवेंट एक्ट में रजिस्टर्ड हो या ना हो, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी, इन लोगों को भी जीटीए सर्विस रिसीव करनी है तो रिसीव करे, रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। लास्ट, कोई भी पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो लोग बच गए, अगर कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब उसको जीटीए सर्विस पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। बट इसमें एक्सेप्शन है, देखो क्या, अदर देन गवर्नमेंट की बॉडी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है उनको छोड़कर। सर हमको रिसिपेंट एक बार और याद करें, चलो मैं याद कराता हूं, आप ध्यान से सुनना। अगर कुछ स्पेसिफिक रिसिपेंट जीटीए की सर्विस रिसीव करेंगे तो उनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। कौन रिसिपेंट? देखो, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी अगर अपने रेलेवेंट लॉ में रजिस्टर्ड है तो इनको जीटीए सर्विस रिसीव करना है तो करे, बट रिवर्स चार्ज पे जीएसटी भी पे करना होगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा जीटीए सर्विसेज पर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ईओपी, पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता अपने रेलेवेंट लॉ में, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ईओपी को जीटीए सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना ही होगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनको भी जीटीए सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। और लास्ट, कोई भी अदर पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनको भी जीटीए सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा, एक्सेप्ट वन। वन कौन? गवर्नमेंट की बॉडी ने अगर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया, उनको छोड़, वहां एग्जेम्प्टेड है। आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में समझ में आ जाएगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जीटीए सर्विसेज में इतना ही है। नेक्स्ट सुनो, पॉइंट नंबर 3, रेंटिंग ऑफ अ पैसेंजर मोटर व्हीकल। आप पैसेंजर वर्ड पे ध्यान देना, मैं माल ढोने वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, पैसेंजर मोटर व्हीकल को रेंट पे दिया गया, वेयर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड इन कंसीडरेशन, जहां पर फ्यूल कॉस्ट भी उस रेंट के चार्जेस पर इंक्लूड है। और जैसे ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रेंटिंग, आई होप आपको इतना क्लियर है, मैंने गाड़ी आपको कोई जर्नी करने के लिए नहीं दी, गाड़ी भाड़े पर दे दी। अब आप जो करना करो, जर्नी करो मत करो, रख लो, वो आपका चॉइस। रेंट पे दिया है पैसेंजर मोटर व्हीकल को, उस रेंट पे फ्यूल चार्जेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है सर। सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी को छोड़कर कोई भी सप्लायर हो सकता है। रिसिपेंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट होना पड़ेगा, तब जाके जो रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है उस पर रिवर्स चार्ज आएगा। और एक चीज यहां पे भी क्लियर कर देता हूं, सप्लायर को लेकर एक एक्सेप्शन यहां पे भी है, देख लो क्या, ऐसा सप्लायर जो खुद ही इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर रहा है उसको छोड़ दो। जस्ट लाइक जीटीए में जैसे बताया वैसे ही एक्सेप्शन यहां पे भी है। सर ये तो समझ आ गया, अब आप एक बार सप्लायर रिसिपेंट याद करा दीजिए, शॉर्टकट से लर्न करो। नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट, इसका मतलब ये हुआ सप्लायर कोई भी चलेगा, कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए बस। और बट कॉर्पोरेट का मतलब रिसिपिएंट कॉर्पोरेट ही होना चाहिए।
सर अगर रेंट पैसेंजर मोटर व्हीकल को किसी से रेंट पर लेंगे जिसमें फ्यूल चार्जेस भी इंक्लूड है, उस केस में रेंटिंग चार्जेस पर जीएसटी रिसिपेंट को पे करना है। अगर सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रिसिपेंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट ही है। चलो हो गया, नोट आप सेल्फ कर लेना। पॉइंट नंबर 14 में आ जाइए। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है, कौन दे रहा है? कोई भी दे सकता है। और लेने वाला कौन है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। अच्छा सर, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी दे दे, रिसिपिएंट यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है, तो उन रिसिपिएंट्स पे आएगा रिवर्स चार्ज। सर ये भी हमको याद नहीं रहेगा, सप्लाई रिसिपिएंट क्या करे? शॉर्टकट देखो क्या, एनी बॉडी कैन बी माई पार्टनर। इसमें एनी अलग कर लो, बाकी अलग कर लो। एनी का मतलब हो गया सप्लायर कोई भी चलेगा, एनी, और बॉडी कैन बी माई पार्टनर। इससे 2 पॉइंट आ जाएंगे, बॉडी से बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म। ये होने चाहिए रिसिपिएंट। हो गया लर्न? 3 बार बोलो, एनी बॉडी कैन बी माई पार्टनर, अपने आप याद हो जाएगा स्पॉन्सरशिप के अंदर। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी सर्विसेज। अब यहां क्या होता है? देखो सिंपल बताता हूं, आपको 4 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। मेरे से आप अगर सप्लाई लोगे और मैं आपसे चार्जेस दूंगा, ये हो गया सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी लेबर, मतलब सिक्योरिटी सर्विस देना। अब ध्यान से सुना, सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। फिर से देखो क्या, सप्लायर कोई भी चलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। एंड रिसिपेंट देखो कौन, अब ध्यान देना होगा आपको, अ रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपेंट का मतलब कोई भी आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एक्सेप्ट, पहला गवर्नमेंट की बॉडी ने अगर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, उनको छोड़ दो। और दूसरा एक्सेप्शन, कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया, उसको छोड़ दो। बाकी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से रिसीव करेंगे, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। सर अगेन यहां पे भी ये प्रॉब्लम है, हमको सप्लायर रिसिपेंट याद नहीं रहेगा, मैं कराऊंगा याद, आप नहीं लोगे टेंशन। ध्यान से सुनना, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन है शॉर्टकट। फिर से कह रहा हूं, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन शॉर्टकट है सिक्योरिटी सर्विसेज का। सप्लायर का नो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया सप्लायर कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। और रिसिपेंट में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, नो कंपोजिशन बोला ना मैंने, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर एक और एक्सेप्शन था, वो शॉर्टकट में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने अगर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, वो भी तो एक्सेप्शन है रिसिपेंट का, जिस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। यस वो है, लेकिन वो आपको अलग लॉजिक से याद हो जाएगा। अभी मैंने जीटीए सर्विसेज में भी बताया था, रजिस्टर्ड पर्सन अगर रिसिपेंट है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लिया, उसको छोड़कर है जीटीए सर्विस में। वैसे ही यहां पर तो उसी से लॉजिक लगा लो। सर हो गया 3 शॉर्टकट मत बोलना। एक, नो कॉर्पोरेट, ध्यान से सुनना, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन सिक्योरिटी सर्विसेज में, मतलब सप्लायर कोई भी चलेगा, कॉर्पोरेट नहीं। रिसिपिएंट कंपोजिशन वालों को छोड़कर बाकी जीएसटी में रजिस्टर्ड लोग और गवर्नमेंट का टीडीएस को छोड़कर। इसके ऊपर देखो, एनीबॉडी कैन बी माय पार्टनर शॉर्टकट। स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर मैंने स्पॉन्सर सर्विस दी तो सप्लायर एनी कोई भी चलेगा, लेकिन रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म ही होना पड़ेगा। और एक और शॉर्टकट है, नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट। ये आएगा आपका रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। इसमें सप्लायर कोई भी हो, कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए। हो गया आपको सारा याद। रिवर्स चार्ज में मैं आगे बढ़ रहा हूं, पॉइंट नंबर 17 एंड 18 को तो जस्ट रेट लिख लीजिए, कोई रेलेवेंट नहीं है इतना। 19, 20, 21 ये सीए इंटर वाले बच्चों को छोड़कर बाकी सबके लिए रेलेवेंट है। देखो क्या है 19, कोई भी सर्विस, सप्लायर कौन है? कोई भी मेंबर। कौन सा मेंबर? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, वो लोग सप्लायर है। किसको दे रहे हैं सर्विस? आरबीआई को दे रहे हैं। उस केस में आरबीआई रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगा, ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर नहीं। हो गया खत्म। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, कोई भी सर्विस देने वाला कौन? पर्सन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर का सप्लायर है। लेने वाला कौन? एनी पर्सन इन इंडिया अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट एनटीओआर। अब आप पूछेंगे सर ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन होता है? इसके लिए आपको ऑइडर सर्विस की लिस्ट पढ़नी होगी, वो अलग से आपको मिल जाएगी, या इस पार्टिकुलर सेशन में नहीं है वो। तो कोई भी पर्सन इंडिया में अगर इंडिया के बाहर से कोई सर्विस लेगा तो उसको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इस पॉइंट को और सिंपल करिए, मैं इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंडिया में इंपोर्ट करूंगा, तो क्योंकि मैं इंपोर्टर हूं मुझे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एक केस को छोड़कर अगर मैं एनटीओआर हूं तो, अब ये कौन होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड में लिखना है तो लिख लीजिए, अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो आप ही को रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा, अदर देन एनटीओआर। नेक्स्ट लेते हैं लास्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कैसे दी गई वो देख लो पहले। ऑफ गुड्स बाय वेसल, वेसल से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके लाया गया आउटसाइड इंडिया से अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया, बाहर से इंडिया में। शॉर्ट में बोले तो इंडिया के बाहर का कोई ट्रांसपोर्टर ने इंडिया में वेसल के थ्रू माल लेकर आया, ठीक है सर। और सप्लायर तो वही है, पर्सन आउटसाइड इंडिया। इंडिया में रिसिपेंट कौन? इंपोर्टर। सिंपल वर्ड में
मेरे को इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है, तो कोई वेसल में गुड्स इंपोर्ट करवाया बाहर की शिपिंग कंपनी से, उस केस में जो वो मुझसे फ्रेट चार्जेस लेंगे उस पर मुझे ही रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करना होगा। इट्स एज सिंपल एज। तो इसके साथ ही आपकी पूरी रिवर्स चार्ज की लिस्ट फिनिश। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना।